नमस्कार स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अलर्ट में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5th 12th क्लास का। हमारा चैप्टर है यूनिट 3rd है, जिसमें हमारे चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रिया। ये हमारी पार्ट 1 वीडियो है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है उसकी लेंथ ज़्यादा है, जिसके कारण हमें 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ रहा है। और आई होप आप लोगों ने अभी तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। अब हम जानते हैं कि क्रियाएं क्या होती है। प्राथमिक क्रियाएं है, पहले हम जानेंगे कि क्रियाएं क्या होती है। तो क्रियाएं होती है मानव से जिसको आय प्राप्त होता है। वे कार्य या वे एक्टिविटीज़ जिससे मानव को आय प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है, वो हमारी कहलाती है क्रियाएं, एक्टिविटीज़। अब हम देखते हैं कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है। तो प्राथमिक क्रियाएं होती है जिस क्रिया का या प्राथमिक क्रियाओं का प्रत्यक्ष संबंध किससे होता है। प्रत्यक्ष संबंध होता है हमारा पर्यावरण से, जिससे उसको क्या मिलती है, आय मिलती है। पर्यावरण का उससे सीधा संपर्क होता है और वहाँ से उसको क्या है, आय मिल रही है, तो वो हमारी कहलाती है प्राथमिक क्रियाएं। अब हम देखेंगे कि प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है, कहाँ कहाँ से मनुष्य को आय प्राप्त होती है, और वे कौन कौन से प्रत्यक्ष पर्यावरणीय आय के साधन हैं जहाँ से मनुष्य को आय मिलती है। तो चलो देखते हैं कि प्राथमिक क्रियाएं होती क्या है। अब हम देखते हैं आखेट एवं भोजन संग्रहण क्या होता है। तो पहले हमारी मानव सभ्यता के आरंभिक युग की बात कर रखी है कि मानव जब से उनका उदय हुआ है, उन्होंने अपने जीवन निर्वाह के लिए 2 कार्यों पर निर्भर रहे हैं। एक तो पशुओं का आखेट किया है, दूसरा अपने समीप के जंगलों में खाने के योग्य जंगली पेड़ पौधे और कंदमूल या फल फ्रूट का उपयोग किया है, जिनसे वो जीवन निर्वाह कर सके। अब ये जो हमारी स्थिति है आखेट एवं जीवन निर्वाह, वो जनजातियों में मोस्टली पाई जाती है। जनजातियों में ऐसी स्थिति पाई जाती है। वैसे तो कमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन अब भी आखेट और भोजन संग्रहण की जो पद्धति है वो क्या है, जनजातियों में मोस्टली अब भी पाई जाती है। तो इसमें क्या था कि लोग क्या है, अपने पारंपरिक जो उनके औजार होते थे उनके द्वारा आखेट करते थे। पशुओं पर बेसिकली निर्भर रहते थे, प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर रहते थे। और जो उनके पारंपरिक औजार थे, जैसे आखेट, पत्थर और लकड़ी से बने औजार होते थे, तीर होते थे, उनका प्रयोग करके आखेट करते थे और अपना जीवन निर्वाह करते थे। ये मोस्टली जो है हमारे ये जो आखेट और जीवन निर्वाह जो करते थे, वो एक तो अति शीत जलवायु जो होती है वहाँ पर रहते थे, और अत्यधिक गर्म प्रदेशों में बेसिकली रहते थे वहाँ पर। और तकनीकी विकास ज़्यादा नहीं था, जिसके कारण क्या है, वो आखेट कर सीमित मात्रा में पशुओं का आखेट करते थे। अब हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या उनका रहने सहना था और कैसे समाज में वो लोग रहते थे। तो उनका क्या है, इसे अधिकतर आदिमकालीन समाज में ये लोग रहते थे। जो समाज था आदिमकालीन था और उसी में बेसिकली वो रहते थे। और ये लोग अपने भोजन, वस्त्र और संरक्षण की आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या है, अपने भोजन के लिए, अपने वस्त्रों के लिए, संरक्षण के लिए पूरी तरीके से पशुओं पर, वनस्पति पर, पर्यावरण पर निर्भर रहते थे। और इनमें क्या है, कम पूंजी व निम्न स्तरीय तकनीकी का ये बेसिकली उपयोग करते थे। मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया है कि ये लकड़ी के और पत्थरों का औजार बनाकर बेसिकली आखेट करते थे और उत्पादकता इनकी बहुत ही कम थी। अब हम देख लेते हैं कि किन क्षेत्रों में हमारे आखेट और भोजन संग्रहणकर्ता मिलते थे। तो बेसिकली ये 2 स्थानों पर मिलते थे। फर्स्ट जो था उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, जिसमें हमारा आ जाता उत्तरी कनाडा, यूरेशिया, उत्तरी यूरेशिया का जो पार्ट है वो, दक्षिणी चिली जो है हमारा पार्ट में आता है। और नेक्स्ट अगर देख लेते हैं तो नेक्स्ट निम्न अक्षांश वाले जो क्षेत्र है, अमेजन बेसिन, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका। मैंने ऊपर भी आप लोगों को ये बताया है कि एक तो अति शीत प्रदेश जो होते हैं उनमें मिलते थे, और एक जो है जो हमारा बिल्कुल गर्म प्रदेश है उनमें ये रहते थे। और अमेजन बेसिन में आप लोगों को पता है जंगली इलाका, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका रेगिस्तानी इलाका है मोस्टली। और ये आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक भागों में जंगल वगैरह और मरुस्थलीय वगैरह क्षेत्र मिलता है। तो बेसिकली आखेट और संग्रहण के लिए ये लोग वहाँ पर रहते थे। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि आखेट और भोजन संग्रहण क्या होता है
और कैसे किया जाता है ये आप लोगों को पता चल गया। यहाँ पर हमारे मैप में भी दे रखा है कि आपके कनाडा का उत्तरी पार्ट, उत्तरी यूरेशिया का पार्ट, आपका अफ्रीका में जो मैंने बताया है उष्णकटिबंधीय अफ्रीका वाला जो क्षेत्र है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र है। और फिर आपका आ जाता है ऑस्ट्रेलिया का पार्ट भी आ जाता है। ये जो हमारे डायग्राम की है या मैप जो दे रखा है, ये थोड़ा सा हमारा नेक्स्ट जो है हमारा पशुचारण है। पशुचारण के बारे में देख लेते हैं कि क्या होता है। ऊपर हमने देखा था कि आखेट और भोजन संग्रहण क्या होता है, तो इसी से रिलेटेड हमारा पशुचारण है। जो हमारे आखेटक थे, जो आखेट कर रहे थे, उन्होंने देखा कि ऐसे काम चलने वाला नहीं है, तो उन्होंने क्या है उन पर जो निर्भर रह रहे थे, आखेट जो है निर्भर रहने वाले अपने समूहों पर जब यह महसूस किया कि आखेट से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता, तब उन्होंने क्या है पशुपालन को व्यवसाय बनाया। और पशुपालन को व्यवसाय बनाने के बाद उन्होंने सोचा कि ये हमारे जीवन निर्वाह के लिए या भरण पोषण के लिए एक अच्छी पद्धति है, तो उसका अनुसरण किया। और उसके बाद फिर उन्होंने जलवायु दिशाओं को, मतलब जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसके आधार पर पशुओं का चयन किया और उनको पालतू बनाया। और फिर उनको भौगोलिक कारक और तकनीकी विकास के आधार पर, भौगोलिक कारक और तकनीकी विकास, गए स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, भौगोलिक और तकनीकी विकास के आधार पर उन्होंने वर्तमान में पशुपालन को 2 आधारों में बांटा। फर्स्ट जो था हमारा जो पशुपालन जो है व्यवसाय निर्वहन, और दूसरा जो है हमारा व्यापारिक स्तर पर पशुपालन किया जाता है। जो हमारा आ जाता है फर्स्ट जो है हमारा चलवासी पशु आ जाते हैं, चलवासी पशु आ जाते हैं। और सेकंड जो है हमारे व्यापारिक, जो हम व्यापारिक स्तर पर जो पशुपालन किया जाता है या व्यापारिक पशुपालन या पशुचारण आ जाते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि चलवासी पशुचारण जो है हमारे पारंपरिक रूप से होते हैं। इनका जो रहने का तरीका होता है पशुचारक का, वो अपने जीवन में अपने भोजन के लिए या वस्त्र के लिए या औजार के यातायात के लिए पूर्ण रूप से क्या है पशुओं पर निर्भर रहते हैं। और साथ ही साथ क्या है ये स्थानांतरण करते रहते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करते हैं अपने पशुओं के साथ और उनको चरा कर लाते हैं। जैसे कि पर्वतीय इलाके है, मैदानी इलाका है, तो मैदानी जब शीत ऋतु होती है तो पर्वतीय इलाकों से मैदानी इलाकों की तरफ आते हैं, और जैसे ही ग्रीष्म ऋतु बढ़ने लग जाती है तो मैदानी इलाकों से पर्वतीय इलाकों की तरफ ये क्या स्थानांतरण करना स्टार्ट कर देते हैं चारे के लिए। पशुचारण मतलब चारे के लिए पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है उनका स्थानांतरित करते रहते हैं, और वहाँ से पशुओं के से उनको क्या है व्यवसाय मिलता रहता है। अब हमें बता रखा है कि जो है अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन से पशु रहते हैं, कौन कौन से के बारे में हमें बता रखा है। तो उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में बेसिकली जो पशुपालन किया जाता है वो गाय और बैल का किया जाता है, जबकि सहारा एवं एशिया मरुस्थल में भेड़, बकरी और ऊँट का किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है गर्मी ज़्यादा होती है, पानी के जो कमी होती है, जिसके कारण ये पशुओं को यहाँ पर पाला जाता है। नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं कि कहाँ और पशुओं को पाला जाता है। तो तिब्बत या एंडीज पर्वत की बात करते हैं तो यहाँ पर याक और लामा, ये आप लोगों ने सुना भी होगा, डिस्कवरी चैनल पे भी सुना होगा इनके बारे में। तो याक और लामा जो है यहाँ पर पाले जाते हैं। आर्कटिक और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में रेडियर को बेसिकली यहाँ पर पाला जाता है। देखते हैं कि कौन से 3 प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर चलवासी पशु पाए जाते हैं। तो वो हमारे है उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप तक होते हुए मंगोलिया एवं मध्य चीन तक इनका क्षेत्र फैला हुआ है। दूसरा जो क्षेत्र है यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेशों में है, जबकि तीसरा जो क्षेत्र है दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका एवं मेडागास्कर जो द्वीप है वहाँ पर ये बेसिकली पाए जाते हैं चलवासी पशुचारण।
और इनका जो व्यवसाय होता है या ये बेसिकली जो निर्भर रहते हैं वो रहते हैं पारंपरिक रूप से ये अपना करते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को पर्वतीय और मैदानी इलाके का बताया था, तो वहीं यहाँ पर डिस्कस किया गया है और भारत के बारे में बताया गया है कि एग्जाम्पल दिया गया है कि भारत के हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गत्ती, भूटिया लोग क्या ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं और शीत काल में पर्वतीय क्षेत्रों से में चले जाते हैं मैदानी क्षेत्रों से। तो इसी आधार पर इन्होंने टुंड्रा का बताया हुआ है कि उत्तरी ग्रीष्म काल में ये उत्तरी दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब ग्रीष्म काल आता है तो वो दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हैं, ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं और जैसे जैसे शीतकाल आता है तो वो क्या है उत्तर से दक्षिण की तरफ वापस अपने पशुओं को लेकर नीचे आ जाते हैं। तो ये बेसिकली इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्थानांतरित कृति करते हैं, प्रवास करते हैं अपने पशुओं के साथ और ऋतु परिवर्तन इनका जैसे ही होता है तो ये स्थानांतरण करना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे क्या हो रहा है, चलवासी पशुओं की संख्या घट रही है। उनका भी एक मुख्य कारण है, उनका एक तो क्षेत्र सीमित हो गया है, क्षेत्र में कमी आ गई है, नई नई बस्तियों की योजना बनने लग गई है जिनके कारण क्या है इनके क्षेत्रों में कमी आ गई है। और एक राजनीतिक कारण भी है जिसमें क्या है सीमाओं का अधिरोपण, देशों ने क्या है अपनी सीमाओं को अधिरोपित कर लिया है जिसके कारण सीमित हो गया है, क्षेत्र में कमी आ गई है जिनसे क्या है चलवासी पशुचारण में भी कमी आई है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है, वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य पशुधन पालन जो है वो तकनीकी रूप पर किया जाता है, वो मैंने आप लोगों को बताया पारंपरिक रूप पर किया जाता है। ये हमारा क्या है तकनीकी रूप पर किया जाता है, तकनीकी से आधारित होता है, क्षेत्र बड़ा होता है, पशुओं को स्थायी रूप से रखा जाता है फार्मों में और फार्म को 4 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे एक फार्म है इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है और इसमें घास लगी हुई होती है और घास में को क्या करते हैं पहले एक पोर्शन को घास से पशुओं से चरा देते हैं और फिर दूसरे को चरा देते हैं और फिर तीसरे को चरा देते हैं, फिर चौथे को चरा देते हैं, तब तक फर्स्ट वाले में क्या है घास दोबारा से उग जाती है और पशुओं को स्थायी यहाँ पर रखा जाता है, परमानेंट पशु यहाँ पर रहते हैं। और पशुओं का जो उपयोग किया जाता है वो कमर्शियल यूज में किया जाता है, एक तो मांस के लिए उनका उपयोग किया जाता है और दूध के लिए भी बेसिकली उनका उपयोग किया जाता हो। और ऐसे अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर पशु रखे जाते हैं जो कि अधिक से अधिक धन दे सके, या पूंजी प्रधान जो होती है पशुपालन होता है जिसमें सिर्फ पूंजी का ही क्या है उपयोग किया जाता है। जो मुख्य पर्पज होता है अधिक से अधिक धन प्राप्त करना होता है पशुओं से। कमर्शियल पशुपालन किया जाता है, व्यापार के लिए पशु का पालन यहाँ पर बेसिकली किया जाता है। ये हमारा पूरा का पूरा यही दे रखा है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। और इसमें केवल एक ही प्रकार के, और इसमें एक विशेषता यह भी है कि यहाँ पर एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। अगर भेड़ पाली जा रही है तो भेड़ ही पाली जा रही है, उसमें एक या एक दुक्के ही क्या होते हैं एक्स्ट्रा पशु लिए जाते हैं जो कि वो कुछ अपने यूज के लिए उनका प्रयोग करते हैं। नहीं तो भेड़ है अगर तो भेड़ का ही उपयोग किया जाता है, बकरी है तो बकरी का ही उपयोग किया जाता है, गाय बैल है तो गाय बैल का ही बेसिकली वहाँ पर उपयोग हो रहा है। और इनसे जो प्राप्त जो साधन है या जो प्राप्त किया जाता है मांस, खाले, ऊन का जो उपयोग यहाँ पर किया जाता है वो मोस्टली क्या है कमर्शियल किया जाता है, वैज्ञानिक ढंग से उसका उपयोग किया जाता है, डिब्बाबंद कर विश्व के बाज़ारों में उसको निर्यात किया जाता है। जितना भी प्रोसीजर होता है वहीं पर होता है और जितना भी कार्य होता है वो कमर्शियल रूप से किया जाता है और वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है, साइंटिफिक टेक्निकली किया जाता है। पशुओं का जो जितना भी कार्य होता है प्रजनन संबंधी और बीमारी का नियंत्रण और स्वास्थ्य पर जितना भी ध्यान दिया जाता है वैज्ञानिक रूप से किया जाता है। ये हमें यहाँ पर वाणिज्य पशुचारण का फार्म हाउस भी दिखा रखा है। ये अलास्का के उत्तर प्रदेश में रेडियर पालन, जहाँ पर कुल भंडार का लगभग 2/3 अधिकांश एस्किमो रखते हैं, उनको बारे में दिखाया गया है।
और ये देख लेते हैं कि वाणिज्य पशु धन पालन कहाँ कहाँ पर बेसिकली किया जाता है विश्व में, तो वो हमारा न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड में दूध के उत्पादन के लिए बेसिकली पशुओं को रखा जाता है। जो गाय दूध देती है उनको वहाँ पर रखा जाता है। और विश्व में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन वाला अगर देश बोलते हैं तो न्यूजीलैंड ही हमारा है। यहाँ पर पशुओं को फार्म हाउस में रखा जाता है, गाय को फार्म हाउस में रखा जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा दूध प्राप्त यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर अर्जेंटीना, यूरुग्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्य पशुपालन किया जाता है। ये जितने भी हमारे क्षेत्र मैंने बताए हैं यहाँ पर क्या है, बड़े क्षेत्रों में किया जाता है पशुपालन, ना कि छोटे क्षेत्रों में। बड़े क्षेत्रों में पशुपालन यहाँ पर बेसिकली किया जाता है और कमर्शियल रूप से किया जाता है, जिससे पशुओं से ज़्यादा आय प्राप्त हो सके। नेक्स्ट कृषि के बारे में देखते हैं। अभी हमने पशुपालन के बारे में देखा था कि पशुपालन क्या होता है। अब हम कृषि के बारे में देखते हैं कि कृषि भी क्या है, हमारी प्राथमिक क्रियाएं हैं। और क्या दे रखा है कि विश्व में जो पाई जाती है कृषि, उनमें क्या है, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक जो कार्य है वो उसको प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने वाले अगर कारक की बात की गई है तो उसमें आपके भौतिक कारक भी आ जाते हैं। भौतिक कारक में आपके आ जाते हैं जलवायु, आपकी भौतिक कंडीशन, फिजियोग्राफी आ जाती है, लैंड आ जाती है, और फिर आपके सॉइल भी आ जाता है कि कैसा वहाँ पर सॉइल है, कैसा क्लाइमेट है वहाँ का, तो वो आपके भौतिक कारक में आ जाते हैं। सामाजिक कारक में वहाँ की कंडीशन आ जाती है कि वहाँ के समाज का रहन सहन कैसा है। और फिर आर्थिक दिशाएं भी, बहुत सारे कारक हैं। अभी मैं गिनवाने लग गई तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाने वाली है फिर, तो हम शॉर्ट में ही देखेंगे। आर्थिक दिशाएं जो है, लोन संबंधी जितनी भी दिशाएं होती है वो भी कहीं ना कहीं क्या है, हमारी कृषि को प्रभावित कर रही है। तो बहुत सारे कारक होते हैं जिनके कारण कृषि को क्या है, प्रभावित होती है विश्व की कृषि। और इसमें क्या है, कृषि को विभिन्न प्रकार के फसलों को बोया जाना, पशुपालन कृषि विधि है। इसमें हम कौन कौन सी प्रणाली है उसके बारे में देखेंगे। पहली हमारी है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि जो होती है वो मनुष्य क्या है, अपने निर्वाह के लिए करता है, अपने भरण पोषण के लिए करता है। एक होती है हमारी कमर्शियल, वाणिज्य कृषि, जो हमने वाणिज्य पशुपालन अभी पढ़ा है, वो क्या है, अपने निर्वाह के लिए नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं कमर्शियल, धन प्राप्त करने के लिए, बाजार में बेचकर वहाँ से धन प्राप्त करना है बेसिकली उनका पर्पस। और एक होता है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि में क्या है कि जितना भी प्रोडक्शन किया जाता है वो अपने भरण पोषण के लिए किया जाता है। देख लेते हैं कि क्या है। इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों के संपूर्ण तथा लगभग का उपयोग करते हैं। इसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक हमारी है आदिकालीन निर्वाह कृषि और दूसरी हमारी है गहन निर्वाह क्षेत्र कृषि। इसको दो भागों में बांटा गया है बेसिकली। फर्स्ट जो है हमारी आदिमकालीन, जिसको हम स्थानांतरण कृषि भी बोलते हैं। निर्वाह कृषि को स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जाना जाता है। और इस कृषि में क्या होता है, स्थानांतरण किया जाता है वहाँ के क्षेत्र को। ये बेसिकली जो की जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। आदिम जनजाति के लोग यहाँ पर कृषि करते हैं। इसका जो क्षेत्र होता है वो अफ्रीका, दक्षिणी मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग और दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला जो क्षेत्र है, स्थानांतरण कृषि के लिए बेसिकली यहाँ पर किया जाता है। ये हमें क्षेत्र भी पता चल गया है कि किन किन क्षेत्रों में यह कृषि हो रही है। और अब हमें पता करना है कि क्या क्या विशेषताएं हैं यहाँ की कृषि की। कृषि की स्थानांतरण से ही समझ में आ रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि की जाती है, और वो कैसे की जाती है ये भी देख लेते हैं कि इसमें क्या है। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, स्थानांतरण कृषि को कर्तन व दहन कृषि के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब हम देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में इसकी विशेषताएं क्या है। तो छोटे छोटे, इसमें बहुत छोटे छोटे खेत होते हैं और पुराने औजारों का प्रयोग किया जाता है। पारंपरिक रूप से इसमें कृषि की जाती है, कुदाली, फावड़े वगैरह का इसमें उपयोग किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, 3 से
ये 5 वर्ष तक क्या है, मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है। मतलब एक क्षेत्र है, 2 क्षेत्र है, यहाँ पर पेड़ पौधे उगे हुए हैं, पेड़ पौधे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इन पेड़ पौधों को काट कर, यहाँ से इन पेड़ पौधों को काट देते हैं। पेड़ पौधों को काटने के बाद इस क्षेत्र में उसको जला देते हैं। जलाने के बाद जितनी भी मिट्टी होती है या जला हुआ जो पेड़ पौधों के अवशेष होते हैं वो उन पर ही रहते हो, और उससे क्या हो जाती है, हमारी मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। उपजाऊ होने के बाद वहाँ पर 3 से 5 साल तक कृषि की जाती है। फिर उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है, और ख़त्म होने के बाद इस क्षेत्र को छोड़कर इन क्षेत्रों में कृषि करने के लिए चले जाते हैं, स्थानांतरण कर लेते हैं, प्रवास कर लेते हैं। और फिर जो प्रक्रिया यहाँ पर की जाती है, इस क्षेत्र में जो प्रक्रिया की जाती है, पेड़ पौधों को काटा जाता है, साफ़ किया जाता है, जलाया जाता है, और फिर यहाँ पर खेती की जाती है। तो वो जितनी भी प्रोसीजर है यहाँ पर की जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया तो सब्सक्राइब तो बनता है स्टूडेंट्स, आई होप। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस नाम से इसको जाना जाता है। तो इसमें क्या है, आग लगाकर कृषि को तैयार किया जाता है। छोटा होता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि स्थानांतरण कृषि के नाम से जाना जाता है। फिर मैंने आप लोगों को बोला कि कर्तन और दहन कृषि के नाम से भी इसको जाना जाता है, हमारी आदिमकालीन कृषि निर्वाह कृषि को। अब हम देखते हैं कि इसको अलग अलग नाम से कैसे जाना जाता है। तो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में इसे झूमिंग के नाम से जाना जाता है। उत्तरी पूर्वी अगर भारत में बात करते हैं, मध्य अमेरिका में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ। ये कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, एनटीए नेट में भी बहुत ही पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मल्टीपल चॉइस में आपके 12th क्लास में भी ये आते हैं। तो बिल्कुल इनको ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। तो ये है हमारे उत्तरी पूर्वी राज्य में इसको झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। मध्य अमेरिका में और मैक्सिको में इसके मिल्पा के नाम से जाना जाता है, और मलेशिया और इंडोनेशिया में लदांग के नाम से इसको जाना जाता है। तो अगर आप लोगों को और भी नाम हैं वो आप क्या करोगे, मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताओगे कि और किन किन नामों से इसको पुकारा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है। नेक्स्ट जो हमारी कृषि है वो है गहन निर्भय कृषि। गहन निर्भय कृषि में हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें आता है। गहन कृषि की जाती है, गहन इसमें स्थानांतरण नहीं किया जाता इस कृषि में। हम अब देखते हैं कि ये होती क्या है। मैंने पहले ही आप लोगों को हिंट दे दिया है कि इसमें स्थानांतरण नहीं किया जाता, गहन कृषि की जाती है। वो हम देखते हैं कि गहन कृषि कैसे की जाती है। तो इस प्रकार की जो कृषि है वो मानसूनी एशिया में की जाती है, जहाँ पर मानसून आता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में बेसिकली ये कृषि की जाती है। और गहन निर्वाह कृषि 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट जो है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, और दूसरी हमारी है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। इसको अभी क्या है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारी फर्स्ट आ जाती है चावल निर्वाह कृषि, और दूसरी हमारी आ जाती है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। तो इसको देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी है। तो पहले हम देखते हैं चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि कौन सी है। तो इसमें बेसिकली प्रधान ही हो गया चावल। तो यहाँ पर बेसिकली चावल की खेती की जाती है, और इनकी विशेषता देख लेते हैं कि क्या है। चावल जो होती है यहाँ की प्रमुख फसल होती है, अभी मैंने आप लोगों को बताया। और ये यहाँ वहाँ पर की जाती है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा हो जाता है। बेसिकली जहाँ पर छोटा आकार होता है खेतों का, और जनसंख्या का जो घनत्व होता है, दबाव होता है, वो ज़्यादा होता है। और कृषि कार्य में कृषक का पूरा परिवार ही लगा रहता है। छोटा होता है, जनसंख्या घनत्व होता है, खेत छोटे होते हैं, और जितना भी कृषक का परिवार होता है वो उसी कार्य में लगा हुआ होता है। भूमि का गहन उपयोग यहाँ पर किया जाता है। और यहाँ पर जो है जो हमारे यंत्र है, मशीनें हैं, उनका बहुत ही कम उपयोग किया जाता है। पारंपरिक रूप से कृषि की जाती है।
ये मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा बता दिए हैं। यंत्रों का उपयोग मानव श्रम की अधिक महत्व होती है। बिल्कुल, अभी यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर कृषक का पूरा परिवार कृषि में लगा हुआ है, तो इससे आप एक फैक्टर निकाल लेते हो कि मानव श्रम का अधिक उपयोग होता है। बेसिकली मशीनों का उपयोग कम किया जाता है और मानव का उपयोग यहाँ पर ज़्यादा किया जाता है। और पशुओं के गोबर की खाद, हरी खाद का यहाँ पर उपयोग होता है। यहाँ पर उर्वरकों का वैसा उपयोग नहीं किया जाता, यहाँ पर गोबर की खाद का यहाँ पर उपयोग करते हैं। और कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है और प्रति कृषक उत्पादन बहुत ही कम होता है। स्टूडेंट्स, ये चीज़ नोट कर लेना कॉपी में कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कृषि के प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, लेकिन कृषक उत्पादन बहुत ही कम होता है। ये जो मैंने अभी नोट करवाया है, ये आपको आगे भी मैं आपको रिकॉल करवाऊंगी, आगे भी याद करवाऊंगी कि कहाँ पर ये चीज़ बोली गई थी, तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है हमारी चावल रहित गहन निर्वाह कृषि कौन सी है? ये भी मानसूनी एशिया के भागों में उच्चावच जलवायु, मृदा व अन्य भौगोलिक भिन्नता के कारण धान की फसल उगाना प्राय संभव नहीं होता। इन्होंने ये यहाँ पर प्रभावित करने वाले कारक बता दिए, जिसके कारण यहाँ पर क्या है, चावल जो हमारी प्रधान जो निर्वाह कृषि है वो इस कारण नहीं की जा सकती। कारण आप लोगों को पता चल गया है कि चावल रहित गहन कृषि निर्वाह कृषि क्यों है, ये कारण पता चल गया कि ये कंडीशन है, यहाँ पर उच्चावच जलवायु, मृदा और अन्य भौगोलिक कारक है, जिसके कारण यहाँ पर धान की फसल नहीं उगाई जाती। और ये मोस्टली जो इलाका है उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान में गेहूँ बेसिकली, और हमें क्षेत्र भी पता चल गया कौन कौन से क्षेत्र में की जाती है। अब हमें ये पता चलेगा कि कौन कौन सी फसल यहाँ पर बोई जाती है। तो गेहूँ, सोयाबीन, जौ, सोरपम यहाँ पर बेसिकली बोया जाता है। भारत में ये सिंधु गंगा का जो हमारा मैदान है, पश्चिमी भाग है, जहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ पर ये बेसिकली किया जाता है। गेहूँ वहाँ पर बोया जाता है। दक्षिणी एवं पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में ज्वार बाजरा बोया जाता है, जो हमारा आ जाता है राजस्थान और गुजरात वाला जो क्षेत्र है, वो वाला क्षेत्र हमारा ज्वार बाजरा बेसिकली यहाँ पर बोया जाता है। हमें यहाँ के क्या क्या पता चल गया, एक तो कारण पता चल गया कि यहाँ पर चावल क्यों नहीं बोया जाता, कौन कौन से क्षेत्रों में ये बेसिकली बोया जाता है और कौन कौन सी फसल यहाँ पर ली जाती है, तो इसके बारे में हमें पता चल गया। और ये हमारा बेसिकली एरिया दे रखा है कि यहाँ पर ये जो है कृषि की जाती है, हमारी गहन निर्वाह कृषि का जो है हमारा ये क्षेत्र है। ओके स्टूडेंट्स, इस कृषि में अधिकतर विशेषता वो ही है जो चावल की होती है, लेकिन इसमें चावल नहीं बोया जाता। इसका मुख्य कारण क्या है, सिंचाई है। यहाँ पर सिंचाई की सुविधा न होने के कारण ये क्या है, चावल रहित कृषि है। नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं कि रोपण कृषि बेसिकली होती क्या है। तो यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों में औपनिवेशीकरण किया और कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत की। किसने की? यूरोपियन लोगों ने की। और रोपण कृषि जो वृत्त स्तरीय लाभोन्मुख उत्पादन प्रणाली, यहाँ पर इस रोपण कृषि में सबसे ज़्यादा लाभ होता है और ये हमारी बेसिकली उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। और ये हमारी है चाय, कॉफ़ी, कोको, रबर, कपास, गन्ना, केला, अनानास, जितने भी पौधे हैं ये हमारे रोपण के द्वारा किए जाते हैं। और ये हमारे कमर्शियल जो होते हैं, जो जिनसे लाभ ज़्यादा प्राप्त होता है, वो हमारी ये उत्पादन प्रणाली है। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं। और हमें क्षेत्र भी पता चल गया कि बेसिकली ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। और हमें ये भी पता चल गया कि कौन कौन सी यहाँ पर फसलें ली जाती हैं। अब हम इनका क्या है विशेषताएं देख लेते हैं कि इस कृषि क्षेत्र का आकार बहुत ही विस्तृत होता है, मतलब बहुत ही बड़े वाले इलाके में ये की जाती है। अधिक पूंजी का जो है इसमें निवेश किया जाता है, क्योंकि रोपण के लिए पौधे वगैरह की जो रख रखाव है उसके लिए पूंजी का अधिक निवेश होता है।
उच्च प्रबंधन और तकनीक का आधार इसमें चाहिए होता है। वैज्ञानिक विधि का उपयोग इसमें बेसिकली किया जाता है। स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं रोपण कृषि से। इस प्रणाली एक कृषि प्रणाली है जिसमें एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण होता है, मतलब जो केंद्र बिंदु होता है एक ही फसल पर होता है। आपको चाय के बागान ही बागान मिलेंगे। अगर आप किसी भी ऐसे असम वाले इलाके में गए हो तो आपको चाय ही चाय मिलेगी, वहाँ पर बागान मिलेंगे। अगर आप कर्नाटका वगैरह में जाते हो तो कॉफ़ी के बागान आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, संकेंद्रण जो केंद्रण होता है फसल का वो एक ही होता है, और जो यहाँ पर श्रम होता है वो बिल्कुल सस्ता होता है। यहाँ के जो श्रमिक होते हैं सस्ते होते हैं। यातायात विकसित किया हुआ होता है क्योंकि आधुनिक तकनीक पर होता है। बाज़ार में अधिक मांग होती है इन चीज़ों की, जिसके कारण यातायात की सुविधा भी यहाँ पर अच्छी होती है, और इसके द्वारा जो है बागान और बाज़ार सुचारू रूप से जुड़े हुए होते हैं। अभी आप लोगों को बताया है। फ्रांसीसियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी एवं कोको की पौध लगाई थी। ये भी इम्पोर्टेंट बनता है कि पश्चिमी अफ्रीका में किसने कॉफ़ी और कोको की पौध लगाई, तो वो फ्रांस वासियों ने लगाई थी। और ब्रिटेन वासियों ने कहाँ लगाई थी, अपने यहाँ लगाई थी। भारत और श्रीलंका में चाय के बाग जो थे वो लगाए थे, और मलेशिया में रबड़ के बाग लगाए थे, और पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ने एवं केले के बाग विकसित किए थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। फिर है स्पेन में अमेरिकी वासियों ने फिलिपाइन में नारियल व गन्ने के बागान लगाए थे, और इंडोनेशिया में एक समय में गन्ने की कृषि में हॉलैंड वासियों का एकाधिकार था। बिल्कुल। और ब्राज़ील में अभी भी क्या है, भी कॉफ़ी के बागान है, जिसे क्या कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एनटीए नेट में, यूपीएससी में, और आपके 12th क्लास में हर जगह, यहाँ पर एसएससी में हर जगह ये पूछा जाता है कि ब्राज़ील के बागानों को किस नाम से जाना जाता है, तो वो है फजिंटा के नाम से इसको जाना जाता है। और यूरोप वासियों का क्या था, इस पर नियंत्रण था। तो वर्तमान में बागानों का स्वामित्व देशों की सरकार के पास है। अब उपनिवेशवाद नहीं रहा, तो सरकार के पास क्या है, बागानों का स्वामित्व, जितने भी बागान हैं उनका स्वामित्व देश के पास, और वहाँ के नागरिकों का नियंत्रण बेसिकली उन क्षेत्रों पर है। धान भी हमारी रोपण कृषि आती है, ये हमारे क्षेत्र बता रखे हैं। और यहाँ से जो आपका रोपण कृषि है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि कौन से इलाके में चाय की खेती की जाती है, कौन से कटिबंध में चाय की खेती की जाती है, या किस ने जो है, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि फ्रांस वासियों ने कॉफ़ी को वो लगाया, कहाँ पर लगाया, ब्रिटेन वासियों ने कहाँ पर लगाया, डच या हॉलैंड वासियों ने कहाँ पर इसको लगाया। तो इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ। और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आई होप आप लोगों ने अभी तक तो वैसे भी कर दिया होगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट करते हैं विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। ये हमारा लास्ट पोर्शन है, फिर हम अपनी वीडियो समाप्त करेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे। और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्या होती है। वाणिज्य शब्द लगा हुआ है, तो बेसिकली क्या है, व्यापार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और विस्तृत का मतलब है बड़े क्षेत्र में। देखो, मैं शब्द से भी आपको बता रही हूँ, अगर आप लोगों को ये पूरा का पूरा अगर मिलता है कि ये बताओ, तो विस्तृत का बड़े लगा लेना, वाणिज्य का व्यापार लगा लेना, अनाज का गेहूँ लगा लेना, और कृषि तो आपकी कृषि ही है, एग्रीकल्चर ही है। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्या है कि ये मध्य अक्षांशों में बेसिकली की जाती है। मध्य अक्षांश आपके देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र इसमें आते हैं। अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि होती है। इसकी जो मुख्य फसल है गेहूँ है, अभी मैंने आप लोगों को बताया, और भी अन्य फसलें हैं जिसमें मक्का, जौ, राई, जई बोई जाती है। इस कृषि
में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है, विस्तृत से मैंने बताया बड़ा होता है। और जोतने के लिए यहाँ पर जितना भी कार्य किया जाता है वो मशीनों से किया जाता है, यंत्रों से किया जाता है, कंबाइन वगैरह का प्रयोग किया जाता है, ट्रैक्टर वगैरह का प्रयोग किया जाता है। और इसमें प्रति एकड़ जो उत्पादन होता है, जो हमने ऊपर किया था स्टूडेंट्स, इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। समझ में आया मैंने क्यों नोट करवाया आप लोगों को? इसमें जो है प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है और प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है और प्रति व्यक्ति उत्पादन कम जो है अधिक होता है। लेकिन हमारा चावल जो निर्वाह कृषि थी वहाँ पर क्या था, प्रति व्यक्ति उत्पादन कम हो रहा था और प्रति एकड़ उत्पादन ज़्यादा हो रहा था। तो ये क्वेश्चन, ये जो लाइन है ये आप लोगों को दे देंगे कि प्रति व्यक्ति उत्पादन कम और प्रति व्यक्ति प्रति एकड़ जो उत्पादन है वो अधिक कौन सी उसमें हो रहा है। तो उसमें आप लोगों को 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो वो आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए भी मैंने आप लोगों को नोट करवाया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि और क्या दे रखा है। विस्तृत अनाज कृषि का क्षेत्र भी हमें दे रखा है और इसको किस किस नाम से जाना जाता है ये भी हम देखेंगे। पहले हम किस किस नाम से जाना जाता है ये भी देख लेते हैं। अनाज क्षेत्र को, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र को, तो इसमें क्या है, यूरेशिया में स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। उत्तरी अमेरिका में पेरीज, अर्जेंटीना में पंपास के नाम से इसको जाना जाता है। दक्षिणी अफ्रीका में वेल्स के नाम से इसको जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैंटबरी के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन तो ज़रूरी आता है इसका। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारा आ जाता है, ये वाला क्षेत्र आ जाता है, ये हमारा वेल्ड वाला जो हमारा अफ्रीका में बोला जाता है ये क्षेत्र हमारा आ जाता है। और यहाँ पर हमारे ये वाला जो क्षेत्र है डाउन्स, ये यहाँ पर हमारा बेसिकली आ जाता है। तो ये हम अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो हम करेंगे मिश्रित कृषि करेंगे अपने पार्ट 2 वीडियो में, और देखते रहिए, जल्दी वीडियो देंगे हम अपनी पार्ट 2 की।